गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 32 है हमारा। पिछली क्लास में हमने मानक वेस्टर्न सेल पर चर्चा की और मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का क्या किया जाता था, मापन किया जाता था। अब यहाँ पर हम मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग क्यों करते हैं उसका रीजन बताया था। 3 कारण होते थे कि मानक वेस्टर्न सेल का ताप गुणांक कम होता है, जो माइनस में 0.0005 के बराबर होता है, जो बहुत कम है। दूसरा, यह उत्क्रमणीय प्रवृत्ति को दर्शाता है मानक वेस्टर्न सेल। और तीसरा बताया था कि इलेक्ट्रोडों के पास इसका सांद्रण क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। इसके कारण सेल के विद्युत वाहक बल में कोई त्रुटि नहीं आती है। एक्यूरेट वास्तविक सेल के विद्युत वाहक बल का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो केवल विभवमापी की सहायता से हम सेल के विद्युत वाहक बल का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि विभवमापी यदि केवल किसको दर्शाता है, विभवांतर को दर्शाता है। इसलिए यहीं पर एक दूसरी चीज और है कि मानक वेस्टर्न सेल के अतिरिक्त जो जिस सिद्धांत के आधार पर सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है, उस सिद्धांत को बोलते हैं पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। तो नोट लगा के लिखेंगे इसी के नीचे। इसी में नोट लगाओगे नीचे मानक वेस्टर्न सेल की वोल्टमीटर की सहायता से, वोल्टमीटर की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन सीधे नहीं किया जा सकता, सीधे नहीं किया जा सकता। सीधे नहीं किया जा सकता। क्योंकि वोल्टमीटर केवल विभवमापी या वोल्टमीटर केवल विभवांतर, वोल्टमीटर केवल विभवांतर को बदल सकता है। इसलिए उचित युक्ति से पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत के द्वारा, पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत, पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है, या सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किया।
अब हम अलग से पढ़ेंगे पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत क्या है। तो हेडिंग लगाओगे पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। पॉगेनडॉर्फ में कैसे पतंग वाला करना है। पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत, देखो क्या होता है पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर, जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में विभव लगाया जाए, सेल के सेल विभव के बराबर दूसरे सेल के द्वारा विपरीत दिशा में उतना ही विभव लगाया जाए जितना सेल का है, तो उसके विभव लगाने पर क्या हो जाएगा कि दोनों विपरीत दिशा में विभव लगा रहे हैं, तो धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और धारा प्रवाह रुक जाएगा उस समय उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर का अंतर होता है, जो विभवांतर होता है वो ही उस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। और इस मापन के लिए विभव मापी का उपयोग करते हैं, ना कि वोल्टमीटर का करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, विभव मापी का। तो पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत क्या ध्यान रखना है कि जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर अन्य सेल के द्वारा विभव लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जब विपरीत दिशा में विभव लगा रहे हो बराबर मात्रा में, तो उस स्थिति में धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब धारा प्रवाह रुक जाए उस समय जब इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा, इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वो सेल के सेल विभव के क्या होगा, बराबर होगा। या इस सिद्धांत को पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत कहते हैं। तो लिखोगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी सेल पे विभव के बराबर अन्य सेल द्वारा, और अन्य सेल के स्थान पर हम किसका यूज ले सकते हैं, मास। अन्य सेल के स्थान पर मानक वेस्टर्न सेल का, मानक वेस्टर्न सेल। अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में विभव लगाया जाए, विपरीत दिशा में विभव लगाया जाए, तो धारा का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
तथा इसमें विभव मापी का उपयोग किया जाता है। विभव मापी का उपयोग किया जाता है। ऑर्गन और संकोच ये पॉगेंडोर संपूरक सिद्धांत था हमारा। अब इसके बाद नया टॉपिक डालोगे। टॉपिक लिखोगे विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा, इनके बीच में संबंध पड़ेगा। तो पहले समझने की कोशिश करोगे, इसके बाद हम इसको लिखेंगे कि किसी सेल का जो वैद्युत कार्य होता है उसकी गणना कैसे करते हैं। सेल का वैद्युत कार्य होता है, वो वैद्युत कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत धारा की मात्रा व विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है उस सेल का वैद्युत कार्य। तो वैद्युत कार्य बराबर लिख सकता हूं मैं विद्युत धारा की मात्रा या विद्युत की मात्रा इंटू विद्युत वाहक बल। अब विद्युत की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लिया कि किसी सेल में कोई n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं और उसके इलेक्ट्रोड पर अवशोषित या मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा आवेश उसका क्या मान लिया 1 फैराड है। तो विद्युत धारा की मात्रा कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो n इंटू क्या हो गया f, ये तो इसकी क्या हो गई विद्युत धारा की मात्रा। और विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं, E से, अर्थात W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया NFT। W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया NFT। तो यहाँ तक इसे पहले हम लिखेंगे। तो लिखोगे किसी भी सेल का वैद्युत कार्य, किसी सेल का वैद्युत कार्य और वैद्युत कार्य वर्ग को W से लिख दिया। उस सेल में विद्युत की मात्रा व सेल के विद्युत वाहक बल व सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। पैराग्राफ के अंदर लिखोगे माना कि सेल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त
मुक्त हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा आवेश 1 फैराडे, तो विद्युत धारा की मात्रा, तो विद्युत की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी, n है। विद्युत की मात्रा NF होगी तथा माना विद्युत वाहक बल E है तो देखो आप ही समझोगे से, हमने कहा है किसी भी सेल का वैद्युत कार्य है जो सेल के विद्युत की मात्रा और सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, गुणनफल के बराबर। तो विद्युत वाहक बल तो हमने क्या मान लिया E, लेकिन हमें विद्युत की मात्रा भी तो निकालनी पड़ेगी। विद्युत की मात्रा है, मान लिया इलेक्ट्रोड पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं या निक्षेप का मतलब जमा हो रहे हैं। मान लिया n इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, 1 फैराडे है। तो बताओ n इलेक्ट्रॉनों पर कुल विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी, n इंटू क्या कर दिया, F कर दिया, तो विद्युत की मात्रा NF आ गई। विद्युत वाहक बल भी आ जाए तो मैं वैद्युत कार्य क्या लिख सकता हूँ, अतः वैद्युत कार्य W बराबर विद्युत की मात्रा इंटू सेल का विद्युत वाहक, तो वैद्युत कार्य को किससे लिख दो, W से। विद्युत की मात्रा क्या है, NF, और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो ये वैद्युत कार्य W बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, NFP। तो विद्युत धारा की मात्रा हमारे पास NF आ गई और सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E हो गया। तो वैद्युत कार्य बराबर विद्युत धारा की मात्रा इंटू सेल का विद्युत वाहक बल, और इसका मान NF है और इसका क्या है, E है। तो W बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, NFP। अब देखो हम दूसरा क्या देख सकते हैं कि जो वैद्युत कार्य होता है उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर या तुल्य मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, लिख लिया, इतना देर से नोट कर लिया मेरे को। इसी में एक लाइन में लिखोगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा में कमी वैद्युत कार्य के बराबर होता है, वैद्युत कार्य के तुल्य होते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होगी वो किसके बराबर होगी, कार्य की। क्यों, क्योंकि ऊर्जा किसमें बदल रही है, यहाँ कार्य में बदल रही है। तो जितनी ऊर्जा कम होगी कार्य उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि W बराबर वैद्युत कार्य बराबर क्या हो जाएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, और कमी के लिए आगे किसका चिन्ह आ जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ लिख लेना, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाता है।
गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। देखो W बराबर माइनस डेल्टा जी आ गया, और हमने अभी पढ़ा था W बराबर क्या होता था, NF। तो मैं W के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, डेल जी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस के डेल जी इक्वल टू NF। और जब मैंने ये माइनस वैल्यू इस तरफ पुट की तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेल जी बराबर माइनस के NF। तो ये किस किस के बीच में संबंध आ गया, E का मतलब सेल के विद्युत वाहक बल, और डेल जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आपका ये क्या आ गया, इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। अब देखो यार, हम जानते हैं एक होता था स्वतः प्रक्रम और एक क्या होता था, अस्वतः प्रक्रम। और स्वतः प्रक्रम के लिए तो डेल जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता था वो प्राप्त होता था ऋणात्मक, और जब प्रक्रम अस्वतः होता था तो डेल जी का मान कैसा प्राप्त होता था, धनात्मक। तो बताओ, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता था, विद्युत ऊर्जा में, जो कि कौन सा प्रक्रम था, स्वतः प्रक्रम। तो स्वतः प्रक्रम के लिए तो डेल जी का मान कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक कब प्राप्त होगा, जब सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, धनात्मक। क्या है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि सेल के स्वतः प्रक्रम के लिए, कौन से प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, तथा सेल का विद्युत वाहक बल ऑलवेज हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। क्योंकि ये धनात्मक रहेगा जब तो पूरी वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होगी। अगर ये ऋणात्मक हो गया तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी का मान कैसा प्राप्त हो जाएगा, धनात्मक। और वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अस्वतः प्रक्रम की। तो इसी के नीचे लिख सकते हैं कि स्वतः प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अतः स्वतः प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यदि स्वतः प्रक्रम है तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होगा, क्योंकि डेल जी का मान कैसा प्राप्त होना चाहिए, ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक जब ही रहेगा जब ये वैल्यू क्या हो, धनात्मक। क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, स्थिरांक एक तरीके से नियत होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स रहेगी, आवेश भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन विद्युत वाहक बल क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है क्या, आवेश कभी माइनस में हो सकता है क्या, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल माइनस में हो सकता था। लेकिन यदि स्वतः प्रक्रम है तो ये सेल का विद्युत वाहक बल ऑलवेज कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। और यदि मैं दूसरी कंडीशन लिख दूं अस्वतः प्रक्रम के लिए, इसी का जस्ट उल्टा कर दो कि अस्वतः प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा मतलब डेल जी का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अतः इसके लिए सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के विद्युत वाहक बल को किससे लिख रहा है, 30 का मान
धनात्मक की जगह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। ये दो चिन्हों पे अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा नैनष्ट समीकरण। नैनष्ट समीकरण देखो, नैनष्ट समीकरण हेडिंग लगाओगे सबसे पहले। नैनष्ट समीकरण नैनष्ट नामक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम। नैनष्ट नामक के साइंटिस्ट ने सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, ताप व विलयन में उपस्थित सक्रिय पदार्थ के मध्य में क्या दिया, संबंध दिया। और उनके संबंध के आधार पर इस समीकरण को मॉडिफाई किया गया, जिसे कौन से समीकरण के नाम से जाना जाता है, नैनष्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे हम इसके अंदर, कि नैनष्ट नामक वैज्ञानिक ने, नैनष्ट नामक वैज्ञानिक ने नैनष्ट नामक वैज्ञानिक ने सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल और करने की ताप की इलेक्ट्रोड की प्रकृति R, इलेक्ट्रोड की प्रकृति R व विलयन में उपस्थित विद्युत सक्रिय पदार्थों के मध्य संबंध स्थापित, जैसे संबंध स्थापित किया, जिसे नैनष्ट समीकरण कहते हैं। नैनष्ट समीकरण कहते हैं। माना
किसी गैर लगे सेल की उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न, ये कोई अभिकारक है स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल। तो आपने 11th क्लास में द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम दिया था, पढ़ा था, जो बुलबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बुलबर्ग और किसने दिया था? वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं तो K बराबर क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ये पढ़ा था हमने। तो उत्पादों की सांद्रता C की पावर C D की पावर D, उत्पादों की सांद्रता अपॉन किसकी सांद्रता? अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता में आ जाएगा A की पावर A और B की पावर, ये साम्य स्थिरांक के कारण। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से देख लिए। अब यहाँ पर हिब्स ऊर्जा डेल्टा जी व सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल E के मध्य निम्न संबंध होता है। अब ये इक्वेशन आपको सीधी सीधी याद रखनी पड़ेगी। संबंध होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। के बराबर क्या है? साम्य अवस्था स्थिरांक। ये ए और ये के मतलब ये। अब देखो यार, एल एन के लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता था? माइनस एन ए पी। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर पर और लिख दो। हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर, अभी पढ़ा था संबंध माइनस के एन एफ टी, होता था नहीं होता था। और डेल्टा जी नॉट बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ टी नॉट। डेल्टा जी नॉट का मतलब है मानक की ऊर्जा। तो यहाँ मानक के लिए यहाँ पर ई नॉट लग जाएगा। तो इन दोनों के मान हम किसमें रख दे? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी व डेल्टा जी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा जी की जगह में क्या रख दूं? माइनस के एन एफ टी बराबर डेल्टा जी नॉट की जगह क्या लिख दूं मैं? माइनस एन एफ टी नॉट और आगे प्लस में आर टी एल एन। यहां तक कोई समस्या? आगे होगा सबको समझ लो। अब देखो, मैं समीकरण के दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग लगा रहा हूं। इसका भाग लगा रहा हूं तो यहाँ लिख दिया समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर देखो यहाँ का माइनस के एन एफ ई मैंने भाग लगा दिया माइनस एन एफ का। यहाँ का माइनस एन एफ टी नॉट मैंने भाग लगा दिया माइनस एन एफ का। और यहाँ का आर टी एल एन के और मैंने यहाँ भी भाग लगा दिया माइनस एन। दोनों तरफ माइनस एन एफ का क्या लगा दिया? देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? ई बराबर ई नॉट। अब ये प्लस की जगह चिन्ह किसका हो गया? माइनस का। आर टी अपॉन एन एफ
और एल एन ए। यदि आर का मतलब क्या बताया था, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, टी का मतलब बताया था टेम्परेचर, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एफ का मतलब आवेश फैराडे आवेश। तो इनकी वैल्यू में रखूं तो आर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, तो यदि आर बराबर क्या लिख दिया जाए, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर बराबर रूम टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन, टी की वैल्यू 298 रख दी और एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 96,500 कूलम प्रति मोल, जैसे लिखूं कूलम मोल इनवर्स। तो ये वैल्यू आर की, टी की और किसकी वैल्यू रखते हैं अपन, एफ की वैल्यू। इसे डाल दो समीकरण 2, समीकरण 2 में रख दे। तो समीकरण 2 में रखेंगे का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखोगे तो अब आया आपके पास E बराबर T0 माइनस आर की वैल्यू रख दी 8.314, टी की वैल्यू रख दी 298 और एन की जगह एन और एफ की 96,500 और आगे है एल एन। इन सबको काट पीट कर सोल्व करेंगे तो 0.0591 आएगा। इन्हें सोल्व करोगे तो अब आपके पास समीकरण आएगी E बराबर T0 माइनस 0.0591 अपॉन एन और एल एन। इस समीकरण को कहते हैं नैनस्ट समीकरण। नैनस्ट समीकरण, नैनस्ट समीकरण। इस समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं, नैनस्ट समीकरण। इसे एक बार वापस समझ लो। नैनस्ट नामक वैज्ञानिक ने सेल के विद्युत वाहकन की ताप टी, इलेक्ट्रोड प्रकृति आर, ये सब आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसमें इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर आ रहा है, टेम्परेचर टी आ रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल टी आ रहा है। इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण उत्पन्न की, जिसे कौन सी समीकरण कहते हैं, नैनस्ट समीकरण कहते हैं। अब मान लिया किसी गैलरी सेल में अभिक्रिया होती है और द्रव्यपाती क्रिया के नियम से सामने उसका स्थिरांक k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद C, इसके कितने अणु है C, तो C की पावर C हो जाएगी। D के कितने अणु है D, तो D की पावर D हो गई। A के कितने अणु है स्मॉल a, तो A की पावर स्मॉल a हो गई। और B के कितने अणु है स्मॉल b, तो B की पावर स्मॉल b। ये तरह सामने उसका स्थिरांक निकाल लिया हमने किसके नियम से, द्रव्यपाती क्रिया। अब ये संबंध सीधा सीधा याद रखना है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होता है, आर टी एल एन। और हमने अभी संबंध पढ़ा था डेल्टा जी बराबर होता है माइनस के एन एफ, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ नॉट। इन दोनों के मान समीकरण किसमें रख दिया, एक। यहाँ पर माइनस एन एफ पी डेल्टा जी की जगह रख दिया, डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ नॉट रख दिया, प्लस में आर टी एल एन की रख दिया। दोनों तरफ समीकरण में किसका भाग लगा दिया, माइनस एन एफ का। तो देखो माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, ई। यहाँ पे माइनस एन एफ का भाग लगा है, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, ई नॉट। ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये चिन्ह किसका हो गया, माइनस का। और आर टी अपॉन एन एफ एल एल, ये समीकरण। अब कुछ नहीं किया, यहाँ आर का, टी का और एफ का मान फिक्स होता है, हमें पता है तीनों के मान इस समीकरण किसमें रख दिए, दो में। आर का मान, टी का मान और एफ का मान रखा, तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर आया ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन एल एन के।
इसको भी वैल्यू को चेंज किया है। ln को जब log में बदलते हैं, ln को जब किसमें बदला जाता है, log में, तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे log के लिखना, ln के लिए इसको पूरा करने पर आ जाएगा। ln के की जगह क्या लिखोगे, log, ln के की जगह log के, क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई, इन सबको सोल्व करने पर 0.059 बना है, तो ln की जगह ये log में परिवर्तित। अब इसी के बाद मैं यहाँ log k का मान रखूं, k का मतलब होता है साम्यावस्था स्थिरांक, तो k का मान रखूं तो इस समीकरण को आगे इस प्रकार से बढ़ा सकता हूं। देखो इधर मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, और k के स्थान पर मैं क्या लिख सकता था, k का मान अपन ने द्रव्यानुपात क्रिया के नियम से निकाला था, तो k के स्थान पर रख सकता हूं c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a और b की पावर b। ये किसका मान रख दिया, k का, जो हमने किससे निकाला था, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम। यदि मान लिया जाए कि अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता इकाई में हो, एक इकाई में, मतलब इनका मान एक हो, तो log k बराबर क्या हो गया, k बराबर क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो log k का मतलब क्या हो गया कि log 1 का मान क्या होता है, 0। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसको 0 रखेंगे तो ये पूरा स्टेप यहाँ तक 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। अर्थात उस कंडीशन में सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो मानक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर। E बराबर क्या आ जाएगा, E। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, इसे लिखेंगे यदि अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता एक इकाई मान ली जाए, क्या मान ली जाए, एक इकाई हो, तो log k बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो, तो log k बराबर 0 होगा, log k बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसको भी 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, E बराबर E नॉट। E बराबर क्या बचेगा, E नॉट। तो मैं लिख सकता हूं अतः अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता इकाई सांद्रता हो, इकाई सांद्रता हो, तो ऐसी स्थिति में, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल का मतलब है E नॉट, मानक विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल के, सेल के विद्युत वाहक बल मतलब E, विद्युत वाहक बल मतलब E के बराबर होता है। यह आपकी नैनस समीकरण कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में हमने नैनस समीकरण पर चर्चा की, पॉइसनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत को देखा, सेल का विद्युत वाहक और गिब्स ऊर्जा के मध्य में क्या देखा, संबंध देखा, और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।